महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने की प्रक्रिया में हमें एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जीरो पर लाना होगा। अभी हम 65% ऑफ हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से तेल के भाव भी ज़्यादा है और एक तरफ किसानों को ठीक प्रकार से आज इकोनॉमिक वायबिलिटी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मिल नहीं रही है। आज हमारे पास शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, राइस सरप्लस है और वीट सरप्लस है। इंटरनेशनल प्राइस में शुगर की भाव रेट 22-23 रुपये किलो है और हमारे देश में वो 33-34 रुपीज़ पर केजी है और इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। पर इस साल ब्राज़ील में शुगर का प्रोडक्शन कम होने के कारण शायद हमारी शुगर कुछ एक्सपोर्ट हो सकेगी। पिछले साल हमने 6,000 करोड़ रुपए केवल शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए हमने इंसेंटिव दिए थे और पिछले साल करीब 4,000 करोड़ इसके लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। एक तरफ अभी भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इसका अप्रूवल दिया है और जिसमें तेलंगाना में, आंध्र में और विशेष रूप से अंडमान निकोबार में हम लोग पाम की विशेष प्रकार से प्लांटेशन करके उसका भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरसों के सीड में थोड़ा सुधार हुआ है जिसके कारण उत्तर भारत में सरसों का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके साथ साथ सोयाबीन के बारे में सबसे बड़ी अड़चन है। मैंने आपके कार्यक्रम पत्रिका में देखा है, डॉक्टर खांडेकर जो सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती है उनका भी शायद प्रेजेंटेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं विदर्भ क्षेत्र से हूँ। जब सोयाबीन की शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ 15 से 20 क्विंटल सोयाबीन पर एकड़ हुआ था। फिर धीरे धीरे अमरावती, अकोला के तरफ भी होता था और फिर अभी आज उसका एवरेज करीब 4 से 5 क्विंटल पे आया है। इसके साथ साथ अमेरिका में मैंने देखा है कि अमेरिका में 30 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन का प्रोडक्शन है और ब्राज़ील में ये 26 क्विंटल है, अर्जेंटीना में 26 to 28 क्विंटल है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ अगर हमने सोयाबीन का पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाने में अगर हम सक्सेसफुल हुए तो क्रॉप पैटर्न बदल सकता है और क्रॉप पैटर्न में अगर 15 क्विंटल तक सोयाबीन का प्रोडक्शन होगा तो किसानों को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से पर एकड़ सोयाबीन का प्रोडक्शन कैसा बढ़े, यह सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट है। इसमें सीड के बारे में भी बहुत दिक्कतें हैं। जो मार्केट में जो सीड मिल रहा है उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी कमी है और अभी तक जीएम सीड के बारे में हमारे देश में काफ़ी विवाद है। पर जिस प्रकार से हमने सरसों का सीड डेवलप किया है उसी प्रकार से सोयाबीन का भी सीड डेवलप करके हमें आगे जाने की आवश्यकता है। जो विशेष रूप से प्लांट पैथोलॉजी है उसमें सोयाबीन के ऊपर जो डिसीजेज आते हैं उसके बारे में भी स्वाभाविक रूप से रिसर्च करके उसका समाधान ढूंढना होगा। और सोयाबीन पर एकड़ कितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसके ऊपर सोयाबीन का प्लांटेशन बढ़ेगा। मेरे हिसाब से तेल का शॉर्टेज होने के कारण और इंपोर्ट ड्यूटी का बैलेंस हम लगातार, मैं भी इसके तरफ ध्यान देता हूँ। अभी हमने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम की है क्योंकि बाज़ार में तेल के भाव बहुत बढ़ गए थे। तो मेरा आपसे सुझाव है कि निश्चित रूप से सोयाबीन का रेट एमएसपी के नीचे जाएगा, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करना भी उचित नहीं होगा। और सोयाबीन के साथ एक भी देखना पड़ेगा कि सोयाबीन केक का भाव कितना है। मैंने सुना था अभी ये 90-100 रुपये तक गया था और स्वाभाविक रूप से हम लोग एक्सपोर्ट पे डिपेंड होते हैं। तो सोयाबीन केक में रिसर्च करके कुछ वैल्यू एडिशन करके हमारे देश में बहुत से क्षेत्र में मैल न्यूट्रिशन के कारण ट्राइबल आदिवासियों में हज़ारों लोगों की मृत्यु हो रही है जो प्रोटीन्स की कमी है। और सोया में विशेष रूप से सोया केक में बहुत प्रोटीन्स है। इसमें रिसर्च करके इसके कुछ फूड आइटम्स हम कैसे तैयार कर सकेंगे इसके बारे में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका में सोया से वेज बटन और वेज चिकन, वेज मटन वेज चिकन बना है और जो 30%
ये एक्चुअल चिकन और मटन में ऐड किया जाता है तो भी ध्यान में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो नए रिसर्च है वो किए बिना, वैल्यू एडिशन किए बिना किसानों को कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, और किसानों को कीमत अच्छी नहीं मिलेगी तो किसान लगाएंगे नहीं, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो तेल के बारे में, एडिबल ऑयल के बारे में भारत भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। जहाँ तक और एक महत्वपूर्ण बात है जिसके तरफ मैं आपको ध्यान दूंगा कि ऑयल सीड में कुछ क्षेत्र में भी राइस ब्रांड का ऑयल भी बड़े प्रमाण पर तैयार हो रहा है। इसके साथ सरसों का भी है, जवस का भी है, फल्ली का भी है। एरिया वाइज, रीजन वाइज ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं जब अंडमान निकोबार में गया था तो वो क्षेत्र जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया को लगकर है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ भी पाम ऑयल बड़े प्रमाण पर उसकी खेती हो सकती है। कुछ वेस्ट लैंड हमारे पास पड़ी है। बीच में ये विचार किया जा रहा था कि वेस्ट लैंड का उपयोग पाम प्लांटेशन के लिए किस प्रकार से किया जाए। मलेशिया में बड़े प्रमाण पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर इसका प्लांटेशन हुआ है। क्या यही हम लोग जैसे इंडस्ट्री लगाते हैं वैसे वेस्ट लैंड का कन्वर्ट करके उसके हम ऑयल सीड के लिए प्लांटेशन कर सकते हैं क्या? ये भी एक देखना पड़ेगा। क्रॉप पैटर्न के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट किसानों को एजुकेट करनी चाहिए, जिसके बारे में शरद जोशी जी अक्सर कहते थे, पाशा पटेल भी वहाँ बैठे हैं, कि क्रॉप पैटर्न में इंटरनेशनल और ग्लोबल परिस्थिति को ध्यान में लेकर वर्ल्ड में क्या सरप्लस है और क्या शॉर्टेज है, इसका अध्ययन करके हमने अपने क्रॉप कौन से लगाना ये निश्चित करना चाहिए। अगर शुगर सरप्लस है और गन्ना लगाते जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। हमने कोशिश की इस बार कि बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की इकोनॉमी क्रिएट की है, जिसके कारण हम गन्ना किसानों को और गन्ने के उत्पादक विशेष रूप से चीनी मिलों को बचा पाए, नहीं तो सब मरने की कगार पर थी। आज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की भी हालत अच्छी नहीं है, और इसका कारण यही है कि एक साल भर अगर क्रशिंग होगा तो इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी आएगी। तो मेरे लिए स्वाभाविक रूप से विन विन सिचुएशन यही है कि किसानों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार और हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 20 से 25 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन की जो जात है उसके बारे में रिसर्च करके वो देनी पड़ेगी। अभी भी जो जातें आई है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा नहीं है। मैं विशेष रूप से हमारी सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह अनुरोध करूंगा कि अगर हम लोग अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूएसए के साथ कुछ जॉइंट वेंचर करें सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और निश्चित रूप से इसका उपयोग करें। जीएम सीड का मुझे पता है, प्रधानमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई, इसमें हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं, लोग काफ़ी इसको विरोध करने वाले हैं। पर जब हम सोयाबीन का वर्ल्ड का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो जीएम सीड का है, हम उसको नहीं रोक पाते। तो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में लोगों को और समझाना पड़ेगा, पर तब तक ये क्रूशियल इशू है। पर वर्तमान स्थिति में है, उस स्थिति में सोयाबीन का पर एकड़ प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना ये भी देखना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो ध्यान में आई है, जिसका टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जा सकता है, कि सोयाबीन में आजकल हम हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं, और हार्वेस्टर से सोयाबीन का कुटार निकलता है और वो सरप्लस अवेलेबल है। अब ये कुटार जो है ये बॉयलर में जलाने के लिए, फ्यूल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ये जो है इसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रोटीन्स हैं, और इसका उपयोग करके एनिमल फॉडर बनाने के लिए इसका कैसा वैल्यू एडिशन का उपयोग हो सकता है ये भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे सोयाबीन के कॉस्ट बढ़ने में उपयोग होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अभी बायोमास से बायो सीएनजी यानी बायो एलएनजी बना रहे हैं। ये परली जो है 4 टन ऑफ परली 1 टन ऑफ बायो सीएनजी देता है। बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मिथेन बनता है, और मिथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी में निकलता है, पर सीएनजी का ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्ट है। तो हम बायो एलएनजी ये लिक्विफाई है, और उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक ट्रक अगर डीजल का अगर एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 लाख रुपए खर्चा आता है, और 295 दिन में वसूल होता है। इतना उसमें अच्छा फ़ायदा है। सीएनजी पर अब बड़े प्रमाण पर मैंने खुद अपना ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट किया है, और मैं ये मानता हूँ कि ये गैस और पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के बजाय
हम बाय प्रोडक्ट के रूप में किसानों के खेतों में इसको डेवलप करें। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है उनसे मेरा अनुरोध है कि उन्हीं का जगह का उपयोग करके सोयाबीन का राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसको करके आप उसको बायोडाइजेस्टर डालकर मीथेन बनाकर अगर बायो सीएनजी या बायो एलएनजी बनाएंगे तो इसमें भी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जितना बाय प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होगा उतना सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, भाव अच्छा मिलेगा और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी साल भर चलेंगे, इंपोर्ट भी कम होगा, किसानों का भी फ़ायदा होगा और ग्राहकों को भी रिजनेबल प्राइस में एडिबल ऑयल मिलेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सोयाबीन तेल है इसमें पामोलिन के साथ बाकी तेलों के साथ ब्लेंडेड करते हैं और ऊपर नीचे में छोटे अक्षरों में लिखते जो दिखने में नहीं आता कि 40% ब्लेंडेड विथ पामोलिन ऑयल। अब पामोलिन ऑयल का भाव होता है 60 रुपये किलो और हमारा 120 रुपये 125 रुपये किलो। तो ये मिक्सिंग करके जो बेचने का चल रहा है इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना होगा। हम भी हर बार करते हैं कि भाई आपको अगर मिक्सिंग करना है तो करो, तो बोल्ड टाइप में लिखो कि दिस सोयाबीन ऑयल इज़ 40% एडेड पामोलिन ऑयल, ताकि लोग समझ लें। इसमें लोगों को भी गुमराह किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, इस मिनिस्ट्री को भी मैंने लिखा हुआ है, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात क्यों नहीं बंद होती, क्योंकि इसके बारे में हम लगातार सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जिसको लेना है वो 100% प्योर सोयाबीन लेगा, जिसको लेना है वो ब्लेंडेड लेगा। तो आप उसके ऊपर स्पष्ट रूप से अगर लिखेंगे तो नेचुरली प्योर सोयाबीन ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण रेट बढ़ेंगे। अभी तो 10,000 रुपये तक रेट चला गया था, मुझे लगता है कि साधारणतः 6,000 रुपये तक भी रेट मिलता है, तो किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है और सभी जगह विन विन सिचुएशन रहेगी, जो कंज्यूमर के लिए, किसानों के लिए, सॉल्वेंट प्लांट के लिए भी। सॉल्वेंट प्लांट का इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और मेरा सुझाव है कि विशेष रूप से आप ये सोयाबीन के कुटार, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसका कन्वर्शन आपके पास जगह भी है तो बायो एलएनजी में करेंगे और आपके यहाँ के व्हीकल अगर उसमें आपने सीएनजी और एलएनजी में करेंगे तो पेट्रोल डीजल के पंपों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इथेनॉल को फ्यूल करके मान्यता दी है, इथेनॉल के पंप खोलने की भी मान्यता दी है और अब पेट्रोल के बजाय मैं ऐसे फ्लेक्स इंजन ला रहा हूँ, जो ऑर्डर निकाल रहा हूँ कि जिसमें हमारे जितनी मर्सिडीज़, BMW, टोयोटो, जितनी आज हमारी गाड़ियाँ मार्केट में हैं, ये ब्राज़ील में, यूएसए और कनाडा में फ्लेक्स इंजन यूज़ करते हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। तो मुझे लगता है ये भी निश्चित रूप से अगर शुरू हो जाएगा तो एक दृष्टि से उपयोग होगा। एक चिंता का विषय है कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने सोयाबीन से बड़े प्रमाण पर बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया है और जिसके कारण वर्ल्ड मार्केट में पामोलिन ऑयल की कीमतें भी बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने के कारण स्वाभाविक रूप से सॉल्वेंट अपना ये जो एडिबल ऑयल है इसकी भी कीमतें बढ़ती है, क्योंकि उसकी पैरिटी पे देखकर बायोडीजल भी बनता है। तो ये जो सोयाबीन के साथ साथ विशेष रूप से जो एसिड ऑयल निकलता है, इस एसिड ऑयल से भी डीजल बन सकता है। तो ये भी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है और जो पामोलिन का जो रेसिड्यू है, जो लो क्वालिटी तेल है, उसका उपयोग करके भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। सॉल्वेंट प्लांट इस दृष्टि से भी सोचें, हमारे देश में काफ़ी बायोडीजल के प्लांट हैं और बायोडीजल ये डीजल से अच्छा है, ये ट्रैक्टर में, ट्रक में यूज़ किया जा सकता है। केवल इसका प्रॉब्लम है कि 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाने के बाद ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। तो जहाँ टेम्परेचर 15 के ऊपर ही रहता है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी टैंक को हीट करने की भी कुछ प्रोसेस निकाली हुई है। तो मुझे लगता है कि इसकी बाय प्रोडक्ट के साथ हम लोग वैल्यू एडिशन करें, सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। पर एकड़ कम से कम 25 से 30 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए, जो ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में और अमेरिका में जो प्रोडक्टिविटी है वो हमको मिल नहीं रही है। हमारा दुखद और ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से संशोधन करके अच्छा सीड मार्केट में लाने में उन्होंने अगर सहयोग किया और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा तेल का इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। ये 65% यानी करीब 1,40,000 करोड़ हम इंपोर्ट बाहर से एडिबल ऑयल लाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में जो तिलहन के अलग अलग प्रकार हैं
उन सब प्रकारों को भी हम डेवलप करें सोयाबीन के साथ साथ। और राइस ब्रांड का भी तेल अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पे हो रहा है। तो मुझे लगता है इसका उपयोग करके अगर हम जाएंगे तो हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, पर राइस ब्रांड का तेल हम दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जिसको किसानों को उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। मैं फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस काम में मैं आपको पूरी तरह सहयोग करूंगा, ऐसा विश्वास देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इंस्पायरिंग विजडम के वर्ड्स के लिए। आपने जो डायरेक्शन बताई है हमें, आपका इतना ज्ञान है इस सब्जेक्ट पे कि हम इंस्पायर्ड हैं। डेफिनेटली हम सोपा और सारे मेंबर्स इसमें काम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं सरकार का पूरा सहयोग हमें इन कार्यों में मिलेगा। वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन एनहांसमेंट और बाय प्रोडक्ट का यूसेज, तीनों ही आपने डायरेक्शन जो दिए उस पर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर।